वेलकम बच्चों नवोदय एकेडमी में। मैं हूं अरुण चौधरी। आज की क्लास में हम खंड 3 के अंतर्गत भाषा परीक्षण में 25 नंबर की तैयारी करने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपके गद्यांश या अनुच्छेद पूछे जाते हैं। आज ये हमारी क्लास नंबर 2 है। पिछली क्लास में हमने गद्यांश नंबर 1 को देखा था। आज ये हमारा गद्यांश नंबर 2 है। तो जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो गद्यांश नंबर 1 को भी देख लें। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को शेयर करना। नवोदय से संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए करते हैं इसको स्टार्ट। तो आपका गद्यांश आपके सामने है, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर मैं इसको पढ़ के आपको समझाने वाला हूँ। इसके बाद हमारे सामने 5 प्रश्न रहेंगे जिसके उत्तर हमको ढूंढना है। गद्यांश को किस प्रकार पढ़ना है, कैसे समझना है और प्रश्नों के उत्तरों को कैसे ढूंढना है, गद्यांश में इन प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलते हैं, इन्हीं सब बातों पे हम इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपके सामने है अनुच्छेद या गद्यांश। इनको हम अनुच्छेद भी बोल सकते हैं, गद्यांश भी बोल सकते हैं। तो आज ये हमारा गद्यांश नंबर 2 है। अब मैं करता हूँ इसको पढ़ना स्टार्ट। लिखा है, भारतीय डॉल्फिन अब एक संकटापन्न प्रजाति है। भारतीय डॉल्फिन, डॉल्फिन की शब्द की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। कौन से शब्द की बात हो रही है? डॉल्फिन। तो आखिर डॉल्फिन का मतलब होता क्या है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो डॉल्फिन, जैसा कि आप नीचे चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार की मछली होती हैं। एक प्रकार की जो मछली होती है उसका नाम ही होता है डॉल्फिन, ठीक है। तो आपने जैसे नदियों में बहुत सारी मछलियाँ देखी है, तालाबों में बहुत सारी मछलियाँ देखी, तो उन मछलियों से थोड़ी ये अलग होती है, थोड़ी बड़ी होती है। इसलिए जो डॉल्फिन होती है वो हर जगह नहीं पाई जाती है। तो आपको जो चित्र में दिख रही है इनको हम बोलते हैं डॉल्फिन। ये अधिकतम बड़ी नदियों और समुद्रों में ही पाई जाती हैं, ठीक है। छोटे तालाब और छोटी नदियों में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? भारतीय डॉल्फिन एक संकटापन्न प्रजाति है। यहाँ पे एक शब्द का उपयोग हुआ है, संकटापन। संकटापन का मतलब होता है संकट में है, संकट में होगी, अपने अस्तित्व के लिए संकट में है, ठीक है। तो भारतीय जो डॉल्फिन है, भारत की जो डॉल्फिन है, क्योंकि देखो बहुत सारे देश हैं इसलिए इसमें किस देश की बात की गई? भारत की। भारत की जो मछली होती है, भारत की जो डॉल्फिन होती है उसके बारे में बात की गई है कि भारत की डॉल्फिन अब एक संकटापन्न प्रजाति है। संकटापन का मतलब होता है संकट में है। जो भारत की जो डॉल्फिन है वो अब संकट में है। संकट में किस प्रकार हो सकती है कि इनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो उसे हम बोलते हैं संकटापन, मतलब उसमें अब संकट उत्पन्न हो रहा है, उनकी प्रजातियां धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक। आगे, एक समय में यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी में प्रचुरता से पाई जाती थी। जब एक समय ऐसा था कि यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी, ये 3 नदियों के नाम हैं, ठीक है। गंगा एक नदी का नाम है, ब्रह्मपुत्र एक नदी का नाम है और महानदी, नदी का नाम ही महानदी है। तो 3 नदियां हैं, इनमें प्रचुरता से पाई जाती है। प्रचुरता शब्द का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रचुरता का मतलब ही यही होता है कि बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती थी। एक समय ऐसा था, अभी नहीं पाई जाती है, था ना। तो एक समय ऐसा था कि यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी में प्रचुरता से पाई जाती थी। प्रचुरता का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती थी। अब इनकी संख्या बहुत घट गई है। घट गई का मतलब हो गया है कम हो गई है। अब पहले तो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती थी, अब इनकी जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है, ठीक। अब यहाँ कहा जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र में, 2 नदियों की फिर से बात हुई, गंगा और ब्रह्मपुत्र में वे लगभग 5000 की संख्या में पाई जाती। मतलब अब तो, पहले तो इतनी थी कि हम इनको गिन ही नहीं सकते थे, लेकिन अब
इनकी संख्या मात्र 5000 के आसपास ही रह गई हैं। मतलब इस प्रकार की जो मछली है डॉल्फिन है, इनकी संख्या 5000 के आसपास ही रह गई है। इसीलिए तो इस शब्द का उपयोग है संकटापन। संकटापन का मतलब होता है इनकी संख्या लगातार घट रही है, इसको हम बोलते हैं संकटापन। जैसे देश में भी जो टाइगर हैं, शेर हैं, इनकी भी संख्या क्या हो रही, लगातार घट रही है। इतनी संख्या बची कि इनको हम गिन सकते हैं कि हाँ हमारे देश में 1000 टाइगर है या 1000 शेर है, इनको आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि ये अनगिनत थे, इनको गिन ही नहीं सकते थे, बहुत सारे थे। तो इस प्रकार जो डॉल्फिन होती हैं वो पहले बहुत सारी थी, लेकिन अब इनकी संख्या कितनी रह गई है, लगभग 5000 के आसपास ही रह गई हैं। आगे, यह डॉल्फिन विश्व में अन्यत्र समुद्र, ठीक, डॉल्फिन विश्व की बात हो रही है, विश्व में मतलब पूरे संसार की बात हो रही है, ठीक है। यह जो डॉल्फिन है पूरे संसार में अन्यत्र समुद्र, मतलब जो अन्यत्र का मतलब होता है अन्य समुद्र, अन्य भी समुद्र होंगे, अन्य भी नदियाँ होंगी, ऐसा थोड़ी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दो ही नदियाँ है, बहुत सारी नदियाँ हैं, पूरे विश्व में बहुत सारी नदियाँ, पूरे संसार में बहुत सारी नदियाँ हैं, पूरे संसार में बहुत सारे समुद्र हैं, ठीक है। तो विश्व में अन्यत्र समुद्र या नदी में मिलने वाली डॉल्फिनों से भिन्न है। मतलब जो भारत में जो डॉल्फिन मिलती है ना, वो संसार में जो भी डॉल्फिनें हैं उनसे एक अलग प्रकार से हैं, ठीक है। संसार में बहुत सारी डॉल्फिनें हैं, लेकिन भारत में जो मिलने वाली है ना वो एक विशेष प्रकार से अलग है। वो किस प्रकार अलग है हम आगे देखेंगे। ये देखने में अंधी लगती है, ठीक है। इनको हम देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अंधी है, इनकी आंखें ही नहीं है, ठीक है। इनको देखने पे लगता है, क्या लगता है कि ये अंधी है, इनकी आंखें ही नहीं है, ठीक है। परंतु प्रकृति ने उनकी इस क्षति की पूर्ति एक अनोखे ढंग से की है। प्रकृति, ठीक है, प्रकृति ने क्या किया है, इनकी क्षति की पूर्ति, क्षति का मतलब होता है कमी, क्षति का मतलब होता है कमी। अब अंधी है तो इनमें क्या है, कमी है, तो इसकी पूर्ति कैसे की, तो एक अनोखे ढंग से की। अनोखे मतलब एक विचित्र तरीके से, एक सुंदर तरीके से। अनोखे शब्द का मतलब ही यही होता है, क्या होता है, विचित्र या एक अलग प्रकार से, ठीक है। परंतु प्रकृति ने इनकी क्षति की पूर्ति एक अनोखे ढंग से की है। उनकी श्रवण इंद्रियां बहुत ही विशेष ढंग से परिष्कृत है। श्रवण इंद्रियां मतलब जो सुनने की जो क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं श्रवण। श्रवण शब्द का मतलब होता है सुनना। यहाँ पे जो श्रवण शब्द लिखा है इसका मतलब होता है सुनना, और सुनना क्या है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है। तो जो श्रवण इंद्रियां है बहुत विशेष ढंग से परिष्कृत हैं। परिष्कृत का मतलब होता है बनी हुई है, जो इनके सुनने की क्षमता एक विशेष प्रकार से बनी हुई है। सुनना, यहाँ पे एक शब्द हुआ है इंद्रियां। इंद्रियां मतलब होता है चेतना। तो हमारे पास कितनी इंद्रियां होती है, 5, जैसे कि सुनना, ठीक है, बोलना, देखना, सूंघना और स्पर्श, ये 5 प्रकार की इंद्रियां होती है। इसी प्रकार इसमें श्रवण इंद्रिय का उपयोग हुआ, मतलब सुनने की इनकी जो क्षमता होती है उसकी बात की गई। एक विशेष ढंग से परिष्कृत है। परिष्कृत का मतलब होता है विशेष प्रकार से बनी हुई है। कैसे, देखते हैं आगे। इस प्रकार वे ध्वनि के आधार पर ही पानी में मार्ग निर्देशन कर सकती है। ध्वनि जैसे हम जो बोलते हैं और हमारी जो आवाज़ आ रही है वो उसे हम बोलते हैं ध्वनि। जैसे आप मुझे सुन पा रहे हैं तो किसके द्वारा सुन पा रहे हैं, ध्वनि के द्वारा। मैंने यहाँ से कुछ बोला, ध्वनि उत्पन्न हुई, वो आपके कानों तक पहुँची, जिससे आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है। के आधार पर ही पानी में मार्ग निर्देशन कर सकती, मतलब ये सिर्फ ध्वनि का प्रयोग करके ही पानी में अपना मार्ग को ढूंढ सकती है, क्योंकि ऊपर लिखा गया है कि ये दिखने में अंधी होती है। तो आप ये सोचेंगे कि सर ये फिर चलती कैसे पानी में, प्रश्न ये ना, ऊपर ही तो लिखा है कि ये देखने में कैसी होती है, अंधी होती है, तो फिर ये मार्ग कैसे ढूंढती है, चलती कैसे है। तो प्रकृति ने इनकी पूर्ति कैसे की है कि एक ध्वनि के आधार पर ही पानी में मार्गों को ढूंढ सकती है, ठीक है। सुनना कैसे, इसकी खोपड़ी का मतलब होता है सिर, एक असामान्य सा कप की आकृति का शीर्ष होता है, ठीक है। एक आपने कप देखा है चाय का, उसके जैसा होता है, थोड़ा असामान्य होता है, थोड़ा मतलब अलग प्रकार का इसका सिर होता है। इसकी खोपड़ी पर एक असामान्य शब्द का मतलब होता है जो सामान्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे
अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं ना, जो सब में एक जैसी स्थिति है लेकिन एक थोड़ा सा लगे तो उससे बोलते हैं असामान्य। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? असामान्य। आकृति का शीर्ष मतलब एक शीर्ष का मतलब होता है सिर, एक विशेष प्रकार से असामान्य कप जो चाय का कप होता है ना उसकी जैसे शीर्ष होता है, थोड़ा विचित्र प्रकार का। ध्वनि को निर्देशित कर गूंज की स्थिति का पता कर सकते हैं। ठीक है, ध्वनि को निर्देशित कर मतलब ध्वनि को ये क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक है, इनकी भाषा में ध्वनि को ये निकालते हैं। ध्वनि को निकाल के ये पता कर सकते हैं कि आगे क्या है, आगे समुद्र खत्म हो रहा है, आगे कोई बड़ी मछली है, छोटी मछली है, क्या है आगे, मगरमच्छ है क्या, तो ये ध्वनि को भेज के ही पता कर सकते हैं। यहाँ इस स्तनपायी पशु को सूक्ष्म वस्तु को पहचानने और उनमें अंतर करने में सक्षम बनाता है। क्या लिखा? स्तनपायी पशु को सूक्ष्म वस्तु का मतलब मैंने वही बोल दिया, छोटी छोटी वस्तु कि यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे छोटी मछली, यहाँ पे बड़ी मछली, यहाँ पे मगरमच्छ है, क्योंकि पानी में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी पत्थर रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चट्टानें रहती है, तो उन सूक्ष्म वस्तु को पहचानने में इनकी मदद कौन करती है? ध्वनि करती है। उनमें अंतर करने में भी सक्षम बनाता है, उनमें अंतर भी कर सकता है कि हाँ ये पानी है, ये पत्थर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी और पत्थर को एक ही समझेंगे। ठीक है, ये ध्वनि के द्वारा पता करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है उदाहरण के तौर पर एक डॉल्फिन किसी जीवित मछली और मृत मछली, मृत का मतलब क्या होता है? मरी हुई मछली, जो मरी हुई मछली रहती है ना उसमें, और जीवित मछली जो जिंदा मछली है। ठीक है, यहाँ तक कि मृत मछली, मृत का मतलब मैंने अभी बताया मरी हुई मछली, और नकली मछली में भी अंतर पहचान सकती हैं। ठीक है, मृत मछली और नकली मछली दोनों में भी अंतर ये कर सकती हैं। तो इस गद्यांश का अगर हम पूरा सार निकालें तो ये इस बात पे है कि जो डॉल्फिनें होती हैं, जो कि एक प्रकार की विशेष मछलियाँ होती हैं, ये पूरे विश्व में पाई जाती हैं। इसके साथ में भी ये भारत में पाई जाती है, और भारत में कहाँ पे पाई जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती हैं। इनकी संख्या अब लगभग 5000 रह गई हैं। ये दिखने में अंधी होती हैं, लेकिन तो अंधी होती तो फिर अपना मार्ग कैसे ढूंढती है, आगे का रास्ता कैसे ढूंढती है? तो वो ध्वनि का प्रयोग करके अपना मार्ग को ढूंढती है। इनकी इतनी ध्वनि अच्छी होती है कि ये नकली मछली और असली मछली मतलब जीवित मछली, मृत मछली में अंतर आसानी से कर सकती हैं। तो ये इस पूरे गद्यांश का क्या हो गया? सार हो गया। और इसमें भारत की डॉल्फिनों की बात की गई। पूरे विश्व में मछलियाँ पाई जाती है और एक विशेष प्रकार की मछली है जिसका नाम है डॉल्फिन, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गद्यांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं इसके प्रश्नों के 5 प्रश्नों के उत्तर। 5 प्रश्नों के उत्तर में आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, पहला प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, और इसका उत्तर आपको गद्यांश में ढूंढना है। पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, डॉल्फिनें दृष्टिहीन होती है। देखिए, अब सुनिए, ये पिछली बार परीक्षा में आया हुआ गद्यांश है। अब समझना यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे लिखा है दृष्टिहीन। क्या लिखा है? दृष्टिहीन, कि डॉल्फिनें दृष्टिहीन होती हैं फिर भी अपना मार्ग निर्देशन कर लेने में समर्थ हैं। समर्थ का मतलब होता है कर सकती है। ठीक है, वो काम करने में योग्य होती है। समर्थ का मतलब होता है योग्य। इसका क्या कारण है? ठीक है, अब सुनना, यहाँ पे आपके गद्यांश में एक शब्द का उपयोग हुआ है अंधी, लेकिन यहाँ पे उसने इसका पर्यायवाची शब्द दिया दृष्टिहीन। समझ लेना, क्या बोला मैंने? गद्यांश में शब्द दिया अंधी और यहाँ पे उसने पर्यायवाची शब्द दे दिया दृष्टिहीन। तो दृष्टिहीन का ही मतलब यही होता है कि जिसके पास दृष्टि या देखने की जो ताकत नहीं होती है उसको हम बोलते हैं अंधा। अंधा ही बोलते हैं। तो दृष्टिहीन होती हैं। तो मछलियाँ देखिए ये यही है। अब आप ढूंढेंगे कि डॉल्फिनें दृष्टिहीन होती हैं, तो आपको दृष्टिहीन शब्द का तो पूरा प्रयोग पूरे गद्यांश में ही नहीं मिलेगा, लेकिन इसका पर्यायवाची मिलेगा आपको अंधा। तो दृष्टिहीन का मतलब होता है अंधा। ठीक है, अब पढ़ना, अब इसका उत्तर ढूंढना। डॉल्फिनें, प्रश्न नंबर 1 करें। ठीक है, डॉल्फिनें दृष्टिहीन होती हैं फिर भी अपना मार्ग निर्देशन कर लेने में समर्थ हैं। इसका कारण क्या है? मतलब जो डॉल्फिन मछली होती है वो तो अंधी होती है, फिर भी वो अपने मार्ग को कैसे ढूंढ लेती है? तो पहला आंसर है ए,
वह पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि ये क्या पदार्थ है नहीं है, उस पर ध्यान केंद्रित करती है, पहला। दूसरा बी है, वह रास्ता ढूंढने में प्रकृति उनकी सहायता करती है, कि वो रास्ता ढूंढने में प्रकृति ऑटोमेटिक ऐसा कुछ दे देती है जिससे उनको रास्ता मिल जाता है, दो। तीसरा सी, उनके पास सुनने का एक सुंदर तरीका होता है। सुंदर, अब देखना, सुंदर का मतलब ही होता है अनोखा। यहाँ पे जो शब्द लिखा है ना, एक अनोखा तरीका होता है, अनोखे ढंग, तरीका। अब ढंग का मतलब होता है तरीका, देखना वही तो है। गद्यांश में पर्यायवाची शब्दों का कितना प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है अनोखे ढंग से, अब यहाँ लिखा सुंदर तरीका, दोनों का मतलब ही एक होता है, दोनों का मतलब ही समान होता है, पर वहाँ पे उसका पर्यायवाची शब्द है। डी वाला भी हम पढ़ लेते हैं। उनके पास चीज़ों को पहचानने की शक्ति होती है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, हमारा विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है कि डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है फिर भी अपना मार्ग को कैसे ढूंढ लेती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा सी, उनके पास सुनने का एक अनोखा ढंग होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है सुंदर तरीका होता है, तो सुंदर तरीका या अनोखा ढंग, दोनों शब्द का मतलब एक ही होता है, यही आपको ढूंढना है। अगर आप इस प्रकार प्रश्नों को ढूंढेंगे तभी आपको 25 में से 25 नंबर आएंगे, ठीक है। 25 में से 25 नंबर लाना है तो आपको गद्यांश को समझना पड़ेगा, अनुच्छेद को समझना पड़ेगा, प्रश्नों को समझना पड़ेगा, फिर उनके उत्तर ढूंढना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, कि उनके पास सुनने का एक सुंदर तरीका होता है। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। लिखा है मृत शब्द का विलोम शब्द क्या है। विलोम का मतलब होता है उल्टा। हमने पिछले गद्यांश में भी विलोम शब्द के बारे में चर्चा की थी। पिछला जो गद्यांश था उसमें था सक्रिय, सक्रिय का हमको विलोम शब्द ढूंढना था, निष्क्रिय, ठीक है। इसी प्रकार विलोम शब्द मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि आपकी परीक्षा में पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से पर्यायवाची पूछे जाएंगे या विलोम शब्द पूछे जाने की संभावना है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक क्लास उसी की होने वाली है जिसमें हम आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द याद कराने वाले हैं। तो इसने पूछा है मृत शब्द का विलोम क्या, तो पहले मृत शब्द का मतलब पता होना चाहिए। तो ये भी पता होना चाहिए कि मृत गद्यांश में कहाँ पे उपयोग किया गया है, तो सबसे लास्ट लाइन है, यहाँ पे प्रयोग किया गया है कि मृत मछलियों में, यहाँ तक कि मृत मछली और नकली मछली में भी अंतर कर सकते। मृत का मतलब होता है मरी हुई मछली, ठीक है। तो मरना, मृत का मतलब ही होता है मरना, मरना को ही हम क्या बोलते हैं, मृत। तो मृत शब्द का विलोम क्या है, तो अब मृत शब्द का अगर आपको इतना पता है ना कि मृत का मतलब होता है मरना, तो इसका विलोम बता सकते हैं। नकली, नकली नहीं, नकली का तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असली। अरे नकली का विलोम शब्द क्या होता है, असली। परिष्कृत का मतलब होता है होना, और भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। तो कोई भी चिन्ह में वस्तु जब अलग अलग होती है तो हम कहते हैं भिन्न प्रकार के, ठीक है। और नकली का मतलब विलोम शब्द हो जाएगा असली। और तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, सी नंबर, जीवित। मृत शब्द का विलोम शब्द है जीवित। मृत का मतलब होता है मरना, तो मरने का विलोम शब्द क्या होगा, जीना, जीवित होना, ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नकली शब्द का मतलब भी समझ गए, विलोम होता है असली, और भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। भिन्न शब्द का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 पढ़ना है आपको, ठीक, और उत्तर को ढूंढना है। गद्यांश भी आपके सामने है, प्रश्न भी आपके सामने है। अवतरण में प्रयोग के अनुसार मार्ग निर्देशन का अर्थ है। अच्छा, कहीं पे हमने मार्ग निर्देशन शब्द का प्रयोग किया था, तो पहले उसको ढूंढना है कि मार्ग निर्देशन लिखा कहाँ पे है आखिर, और फिर हमको उसका उत्तर ढूंढना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मार्ग निर्देशन, लिखा है मार्ग निर्देशन, ठीक है। अब क्या लिखा है कि अवतरण में, अवतरण बहुत बढ़िया शब्द है, अवतरण। ये क्या होता है अवतरण, तो ये लिए आपका अनुच्छेद गद्यांश का एक और नाम होता है अवतरण, ठीक है। आपको 3 नाम मिल चुके हैं, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, छोटी छोटी। आप ये पूछेंगे अवतरण में प्रयोग के अनुसार, तो अवतरण तो आप ढूंढेंगे, अरे अवतरण क्या होता है, तो गद्यांश को ही अवतरण बोलते हैं। अनुच्छेद का एक और नाम है, मतलब अनुच्छेद बोल सकते दो, गद्यांश बोल दो या अवतरण बोल दो, बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए अवतरण शब्द, क्योंकि आपकी परीक्षा में बार बार अवतरण शब्द का प्रयोग किया। ऐसा नहीं बोला गया कि अनुच्छेद में प्रयोग के अनुसार मार्ग निर्देशन का अर्थ बताइए, या गद्यांश में प्रयोग के अनुसार मार्ग निर्देशन का अर्थ बताएं, नहीं।
उपयोग किया जाएगा आपका अवतरण। लिखा है अवतरण में प्रयोग। अवतरण मतलब ये कि गद्यांश में प्रयोग के अनुसार मार्ग निर्देशन का अर्थ क्या है। तो हमारे गद्यांश के 3 नाम हो गए, गद्यांश, अनुच्छेद और अवतरण। तो इसको अवतरण भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। चलो, अवतरण में प्रयोग के अनुसार मार्ग निर्देशन का अर्थ है। मार्ग निर्देशन का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे लिखा है मार्ग निर्देशन। तो पहले हमको इसके आगे पीछे की थोड़ी बहुत लाइनों को पढ़ लेना है। पहले हम 4 विकल्पों को पढ़ लेते हैं। समूह को आगे ले जाना, पानी से होकर मार्ग बनाना, आगे बढ़ना या चलना, या जहाज से यात्रा करना। अब हम पढ़ते हैं। इस प्रकार वे ध्वनि के आधार पर पानी में मार्ग निर्देशन कर सकती है। मतलब पानी से होकर जो हम मार्ग बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मार्ग निर्देशन। तो समूह का प्रयोग करना, इस शब्द का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ है। आगे बढ़ना या चलना, इसका भी प्रयोग नहीं हुआ है। जहाज से, जहाज शब्द का तो उपयोग ही नहीं हुआ, डी तो वैसे खत्म हो गया हमारा ना। तो हमारा क्या आ गया, विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही है कि मार्ग निर्देशन शब्द का मतलब होता है कि पानी से होकर जब हम कोई रास्ता बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं मार्ग निर्देशन, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, डॉल्फिनों की श्रवण शक्ति। श्रवण शक्ति का मतलब होता है जो सुनने की जो शक्ति होती है। हर व्यक्ति के पास एक सुनने की क्षमता होती है। आप में भी सुनने की क्षमता है, इसीलिए तो आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। अगर सुनने की क्षमता नहीं होती तो आप मेरी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। तो डॉल्फिनों की श्रवण शक्ति के बहुत अधिक विकसित होने का प्रमाण क्या है। इसका मतलब होता है कि डॉल्फिनों की सुनने की शक्ति बहुत ताकतवर है। इसका गद्यांश में प्रमाण कहाँ है, ठीक है। तो पहला, यह नदी में चल सकती है। यह तैरकर, बी, यह तैरकर आर पार जाती है। सी, यह अपने स्वामी को पहचानती हैं। डी, यह जीवित और मृत मछली को पहचान सकती हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा, यह नदी में चल सकती है, इस लाइन का उपयोग नहीं हुआ है। यह तैरकर आर पार जाती है, ठीक है, जाती हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमको क्या, अधिक विकसित प्रमाण चाहिए, मतलब सबसे अधिक ताकतवर प्रमाण चाहिए, ठीक है। यह अपने स्वामी को पहचान सकती है, स्वामी की तो बात ही नहीं हुई है। प्रश्न नंबर सी तो वैसे ही गलत हो गया हमारा, है ना। देखो, हाँ, फिर डी होगा कि यह जीवित और मृत मछली को पहचान सकती है। भाई कौन मछली जीवित है कौन मरी हुई, इसको आसानी से पहचान सकती है, यही इसकी सबसे बड़ी क्या होगी, ताकत। सुन लेना, कोई मछली जीवित है या मृत है, ये बिना देखे ही मतलब उसको बता सकती कि जीवित है मृत है। तो इससे अधिक और क्या हमको प्रमाण चाहिए। तो इसका कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, आपकी जो वैकल्पिक एग्जाम होती है उसमें 4 विकल्प होते हैं हमेशा, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसको ढूंढने के 2 तरीके होते हैं, या तो सही आंसर को ढूंढ लो आप, या फिर 3 गलत आंसर को ढूंढ लो। तो मान लो आपने इसको काट दिया, ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं, तो जो बचा वही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। या फिर एक तरीका होता है कि हाँ सी सही है तो सी फिर लगा। तो दो तरीके से हम इस वैकल्पिक एग्जाम को पास करते हैं, ठीक है। या तो हम 3 गलत प्रश्नों को ढूंढते हैं या एक सही प्रश्नों को ढूंढते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा अब हम चलते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर, 5वां और लास्ट प्रश्न, क्योंकि गद्यांश में 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखा है, इस अवतरण, देखिए फिर शब्द का उसने प्रयोग किया है, अवतरण। मैंने बोल दिया ना, परीक्षा में आपके अवतरण शब्द का ही प्रयोग करेगा, का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो इस गद्यांश को पढ़ने पे उपयुक्त शीर्षक होगा। उपयुक्त का मतलब होता है सही, शीर्षक क्या होता है, नहीं शीर्षक। अब इस शब्द का मतलब होता है शीर्षक। शीर्षक क्या होता है, तो शीर्षक का मतलब होता है, सुनना, जैसे आप हिंदी में कोई भी पाठ को स्टार्ट करते हैं या कोई भी एक इंग्लिश में भी कोई लेसन को स्टार्ट करते हैं, तो उस लेसन का अपना एक नाम होता है, उस पाठ का अपना एक नाम होता है। जो नाम होता है ना, उसे ही हम बोलते हैं शीर्षक। आ गई बात समझ में, क्या बोला। शीर्षक शब्द का मतलब समझ लेना। शीर्षक का मतलब होता है कि जैसे हम हिंदी का कोई पाठ पढ़ते हैं, ठीक है, आप हिंदी की बुक्स खोल के देखना, हर पाठ का अपना एक नाम होता है। तो वो जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं शीर्षक। क्या बोलते हैं हम, शीर्षक। जैसे कोई भी कहानी होती है ना, तो उसका पहले कुछ लिखा होता है कि ये कहानी इसके बारे में है, तो उसको हम बोलते हैं शीर्षक, उसको हम बोलते हैं शीर्षक। तो पूछा है प्रश्न नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस अवतरण या इस गद्यांश को हमने पढ़ा तो इसका शीर्षक होगा। मतलब आप जब इसको आपने पढ़ लिया, इसका नाम नहीं है, तो आप अगर इसको देना चाहेंगे तो इसका क्या नाम देना चाहेंगे। मतलब इसको पूरा गद्यांश को पढ़ लिया, अब इसका क्या नाम देना चाहेंगे, उसको हम बोलते हैं शीर्षक। तो शीर्षक किसको हम बोलते हैं, तो देखिए, शीर्षक
उसको बोलते हैं जिसके बारे में पूरे गद्यांश में बात की गई। पूरे गद्यांश में किसकी बात की गई है, बार बार किस शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो शीर्षक ढूंढने के बहुत सारे तरीके, यदि आपने समझ लिया तो आपको तुरंत मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आपको गद्यांश में ये देखना कि किस शब्द का बार बार प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, वही आपका शीर्षक हो जाएगा। और तीसरा होता है कि जब सबसे शुरू वाला शब्द होता है वो भी आपका शीर्षक हो सकता है। सबसे शुरू वाले एक या दो शब्द होते हैं वो आपका शीर्षक हो सकता है। तो देखिए, हमने पूरे गद्यांश को पढ़ा, पूरे अवतरण को पढ़ा, तो हमें एक ही बात समझ में कि इसमें बात की गई है डॉल्फिनों की। डॉल्फिनों की बात की गई है, तो नदी की मछली, तो हमारा विकल्प नंबर 1 खत्म। ठीक है, अब इसमें डॉल्फिन बी सी डी, डॉल्फिनों के बारे में बात की गई तो हमारे पास अभी भी 3 विकल्प है, बी सी और डी। ठीक है, फिर डॉल्फिनों की तो बात की गई है, लेकिन कहाँ की डॉल्फिनों की बात की है, भारत की या विश्व की? तो पहले लिखा हुआ है कि भारतीय डॉल्फिनें, लिखा है कि भारत की डॉल्फिनों की बात की जा रही है। भारत की जो डॉल्फिन मछली है उसके बारे में भी बात की जा रही है कि वो नदियों में मिलती है, गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलती है, उनकी संख्या कम हो गई है, उनमें देखने की क्षमता नहीं होती, उनमें सुनने की क्षमता होती है, वो जीवित और मृत मछलियों की पहचान सकती है। तो बात किसकी की जा रही? तो बात की जा रही है हमारी भारत में जो डॉल्फिन मछली है उनके बारे में। तो दुर्लभ डॉल्फिनें नहीं, अंधी डॉल्फिनें नहीं, इसका क्या आ जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय डॉल्फिनें। मतलब अगर आप इसको कहना चाहें कि इसका शीर्षक क्या होगा, मतलब इसका पूरा गद्यांश को पढ़ने के बाद आप इसका नाम देंगे कि इसका नाम क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है, बहुत बड़ी कहानी हो, तो उस कहानी का कुछ ना कुछ तो शीर्षक होगा। शीर्षक क्या होगा? जो उसमें बार बार प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जो उसमें बार बार प्रयोग होगा वो शीर्षक। जैसे कि शीर्षक का मतलब वही होता है, जैसे आपने कोई पिक्चर देखी होती ना, तो पिक्चर का नाम होता है अपना, उसी नाम से पता चलता है कि पिक्चर किसके बारे में है। ठीक है, उसी नाम से हमको क्या चलता है, पता चलता है कि पिक्चर किस बारे में है। या कोई नाटक होती है तो उस नाटक के नाम से हमको पता चलता है कि ये नाटक इसके बारे में होने वाली है। तो ये पता जिस चीज़ से चलता है उसे हम बोलते हैं शीर्षक। क्या बोलते हैं हम उसे? शीर्षक। जैसे आपके लेसन के नाम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा जरूरी। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा गद्यांश नंबर 2 यहीं पे ख़त्म होता है। गद्यांश नंबर 2 बहुत अच्छा था, इसमें लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को मतलब इसमें आ चुके हैं। जैसे अवतरण शब्द का प्रयोग हुआ, शीर्षक शब्द का प्रयोग हुआ, विलोम शब्द का प्रयोग हुआ, और है ना किस प्रकार पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करता है। इसी प्रकार हमको बहुत सारे हम गद्यांशों को समझने वाले हैं, और इन समझने से हम समझ जाएंगे कि परीक्षा में कैसे घुमा के प्रश्न पूछा जाता है और हमको कैसे स्मार्ट तरीके से उसका उत्तर देना। जब आप हमारे साथ में इसी तैयारी करेंगे तो आप बिल्कुल 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे होती है समाप्त। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों के साथ में इसको एक बार शेयर जरूर करना है। यदि नवोदय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।